तो आज आपके सीएमए इंटर में कंपनी लॉ का जो पार्ट है मैं पहले लिख देता हूं ऊपर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आपके लॉ का पार्ट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसमें कंपनी लॉ का पार्ट कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स। कंप्लीट कंपनी लॉ नहीं है, कुछ कंपनी लॉ आपके इंटर में है, कुछ कंपनी लॉ फिर आपके सीएमए फाइनल में। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं पहले, ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे। ऐसे मेरा ज्यादा पढ़ाने को मन भी नहीं कर रहा है, कहानी सुनाने को मन कर रहा है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, आपका हर एक मिनट कीमती है, तो मैं बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, ये हमेशा ध्यान रखना। कहानी के नाम से मैं आपको सिर्फ पागली बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका समय बहुत कीमती है सर। पता है, एक अनिल नाम का बंदा है, एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? अनिल। ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए बिजनेस करेगा। पढ़ा लिखा होता तो नौकरी करता। पढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? जॉब के लिए। सच है सर, ये जो इंसान जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतनी बड़ी जॉब कर सकता है। बिजनेस करने के लिए अनपढ़ होना पहली क्वालिफिकेशन है। धीरू भाई अंबानी जी सीए में होते तो वो सर नौकरी करते। बिजनेस किसको करना पड़ता है सर? जिसको नौकरी नहीं मिलती। मैं पुराने समय की बात कर रहा हूं, आजकल तो चलो स्टार्टअप होने लग गए। सीएमए ज्वाइन किया तो सबसे पहले यही था ना, बस अच्छा सा पैकेज लग जाए। ये सीएमए नहीं है सर, तो इसको बिजनेस स्टार्ट करना है। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिंगल पर्सन यदि बिजनेस करेगा तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। बताओ, आप सोल प्रोप्राइटरशिप कहोगे नहीं कहोगे? ऐसा कोई बिजनेस जिसका एक ही ओनर हो, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। जितना भी प्रॉफिट हुआ इस अकेले का, और उस बिजनेस में लॉस हुआ तो भी इस अकेले का। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कोई एक्ट है, कोई कानून है? तो आंसर है नो। इसलिए इसको बोलते हैं, कई बार आपने न्यूज़पेपर में या बात करते हुए सुना होगा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज। अरे आपकी कॉलोनी में, अपने घर के आसपास डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, ज्यादातर वो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ही मिले। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ऐसा ही बिजनेस कर सकते हो जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो। मान लो आपने लोन ले लिया, मनी बोरो कर लिया और बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पर्सनल एसेट सेल हो सकते हैं। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा रिस्क वाला बिजनेस नहीं कर सकते, ज्यादातर ट्रेडिंग का ही बिजनेस करते हैं। थोड़ा बहुत स्टॉक रख लिया, वो सेल हो गया तो और लेकर के आ गए। और बिजनेस की शुरुआत इसी फॉर्मेट से होती है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मान लो दो जने मिलकर के बिजनेस करें तो, जैसे एक अनिल है और एक इसका साथी सुनील, यदि दो जने मिलकर के बिजनेस करें तो आप वो सोल प्रोप्राइटरशिप तो होगा नहीं। जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के भी बिजनेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ये लोग शेयर करेंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा दुख सुख के साथ ही है। तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने पहली बार, तो इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए अपने यहां पर एक एक्ट बना हुआ, 12th क्लास में अकाउंट्स में भी पढ़ा था, उसके बाद में भी पढ़ा होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अरे आया था ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ईयर बोलो। बिल्कुल सही बोला आपने, 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप में कितने मिनिमम पार्टनर होंगे? पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन होगा? पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे? पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एडमिट कैसे होगा? रिटायरमेंट कैसे होगा? गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कब होगी? ये सारे प्रोविजन कहां लिखे हुए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन सर यहां पर भी बात वही है सर, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म बना करके बिजनेस करो। चलो जैसे मैं फर्म बना लेता हूं, इन दोनों ने एक फर्म बनाई जिसका नाम रखा एएस एंटरप्राइजेज।
और इनकी बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट में आपको ध्यान है लेफ्ट साइड में कैपिटल, इन दोनों ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मान लेते हैं सर 100 रुपए। फिर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो रॉ मटेरियल क्रेडिट में लिया, थोड़ा बहुत मनी बोरो किया, तो उसको लायबिलिटीज कहेंगे ना। अरे देवी देवताओं, लायबिलिटीज कहेंगे। मान लेते हैं सर इनकी लायबिलिटीज हो गई 300 रुपीज, और इस साइड में क्या होंगी, एसेट्स। बिजनेस जब स्टार्टिंग में चला ना तब ठीक था, बट धीरे धीरे बिजनेस में लॉस होते गए, और पता आज इनके पास एसेट्स बची सिर्फ 170 रुपीज की। इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी पोजीशन, यानी आज ये पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंसी की पोजीशन पे है। क्या करें, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम जितनी फर्म की एसेट्स हैं सेल कर दो, जो भी पैसा मिले 170 रुपीज ही मिलेंगे। अरे 170 की एसेट अवेलेबल है तो वही रियलाइजेबल वैल्यू है, तो जो अमाउंट वहां से रियलाइज हुई सबसे पहले क्रेडिटर को पे करोगे। कितने क्रेडिटर हैं, 300 रुपीज के। लायबिलिटीज मींस क्रेडिटर, तो कितने क्रेडिटर हैं, 300। अपने पास अवेलेबल एसेट्स कितने हैं, तो भी सर इनका पैसा आउटस्टैंडिंग रहेगा ना। अरे देवी देवताओं, 300 रुपए मांगते हैं, अपने पास 170 रुपए एसेट से, तो अभी भी कितना मनी और देना है इनको। कौन देंगे 130 रुपीज, पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स में से। एक तो इन्होंने जो 100 रुपया कैपिटल लगाया वो डूब चुका है, और जेब से 130 रुपीज और देने पड़ेंगे लाइबिलिटीज को पे आउट करने के लिए। और यदि ये बाई चांस इतनी अमाउंट होती है आउटस्टैंडिंग, तो भाई जितनी भी होती देनी पड़ती। इसलिए पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जब तक बिजनेस अच्छा है नो डाउट आप अर्न करोगे, लेकिन यदि बिजनेस में लॉस हो गया और फर्म की एसेट्स आर इनएडिक्वेट टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो इन दैट सिचुएशन पार्टनर्स विल बी पर्सनली लायबल टू पे दैट अनपेड अमाउंट टू द क्रेडिटर्स आउट ऑफ देयर पर्सनल एसेट्स। सेम थ्योरी सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, वहां सिंगल पर्सन वाज लायबल, और सेम थ्योरी कहां पर है, पार्टनरशिप में। सिर्फ बस फर्क इतना है कि वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। इसलिए याद रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आप ऐसा बिजनेस कभी कैरी मत करना जिसमें रिस्क ज्यादा हो, क्योंकि उससे बिजनेस की एसेट्स ही नहीं, आपकी पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे रहती हैं। नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा भाई। तो इन दोनों बिजनेस में रिस्क फैक्टर वाला बिजनेस आप कैरी नहीं कर सकते। तो बोलोगे सर फिर क्या रास्ता है, तो आप एक काम करो, आप कंपनी बना करके बिजनेस करो। कंपनी के केस में जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, कंपनी में पार्टनर नहीं होते, कंपनी में पार्टनर को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी पर चाहे कितना ही कर्ज हो, आपकी पर्सनल एसेट सेल नहीं होगी। आज अनिल अंबानी जी, अंबानी ग्रुप का 2005 में डीमर्जर हुआ था। 2005 में कुछ बिजनेस अनिल अंबानी जी को दे दिया, कुछ बिजनेस मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी ने अपने बिजनेस को 2 से 4 ही किया, लेकिन अनिल अंबानी ग्रुप की लगभग एंटिटी इंसॉल्वेंट हो चुकी, और आज उनकी हालात हद से भी ज्यादा खराब हो चुके। लेकिन फिर भी जो उनकी पर्सनल एसेट्स है, मकान है, कार है, ज्वेलरी है, वो सिक्योर है, क्योंकि बैंक से लोन कंपनीज ने लिया था, अनिल अंबानी जी ने नहीं। कंपनी के एसेट सेल कर दो, जितना लोन का रीपेमेंट हो रहा कर दो, बाकी बैड डेप्ट, नुकसान लोन देने वालों को। तो कंपनी के केस में मेंबर की लायबिलिटी, मेंबर बोले तो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लोन कंपनी के नाम से लिया है, शेयर होल्डर अलग पर्सन होते हैं, बिजनेस अलग होता है। यानी कंपनी खुद पर्सन है, एक कंपनी इज द सेपरेट एंटिटी। जो भी अच्छा बुरा होगा कंपनी के नाम से होगा। पार्टनरशिप फर्म है, आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट मिला, कंज्यूमर ने केस किया, तो पार्टनरशिप फर्म मींस पार्टनर पे केस होगा। और यदि कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया,
आपने जियो की सिम परचेज की, उतना डेटा नहीं मिला जो प्रॉमिस किया था, वो स्पीड नहीं मिली जो प्रॉमिस की थी, तो बीइंग ए कंज्यूमर आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो ना, मुकेश अंबानी के खिलाफ नहीं, रिलायंस जियो लिमिटेड के खिलाफ। जो कंपनसेशन मिलेगा आपको वो अंबानी जी अपनी जेब से नहीं देंगे, कंपनी से मिलेगा। कंपनी बनाने के कई फायदे, और सबसे पहला बेनिफिट ही यही है, कंपनी इज द सेपरेट एंटिटी। कंपनी के एक्ट्स के लिए, कंपनी के कार्यों के लिए मेंबर्स जिम्मेवार, कंपनी की लायबिलिटी के लिए मेंबर्स जिम्मेवार नहीं हूं। इमेज कंपनी की होती है। एयरटेल कौन है इसका ओनर? 90% जनता को नहीं पता, क्योंकि नाम कंपनी का चलता है मार्केट में, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। चलो कोई 2-5 लोग जो ज्यादा मार्केट में स्टडी करते हैं उनको पता होगा कि वो सुनील मित्तल जी इसके ओनर हैं, लेकिन क्या एयरटेल का सिर्फ सुनील मित्तल जी ओनर हैं? और भी तो लाखों मेंबर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपने क्या लगता है कि अंबानी फैमिली ओनर है? कितने? 50% शेयर अंबानी के पास, बाकी 25 लाख शेयर होल्डर हैं। 25 लाख लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए, 25 लाख बोल रहा हूं। अंबानी फैमिली में कितने होंगे? 2, 5, 8, 10, 15, 20, 40, 50, बाकी 24,99,950 कौन बच गए? किसी को नहीं पता। बस यही है कंपनी बनाने का फायदा, कि बिहाइंड द कंपनी कौन है कोई नहीं जानता। तो जो भी होगा कंपनी के नाम से होगा, अच्छा है बुरा है, कंपनी को क्रेडिट मिलेगा या नुकसान होगा। तो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, इसलिए सर जो बड़ा बिजनेस करते हैं वो ज्यादातर लोग कंपनी बना करके ही करते हैं, ताकि रिस्क भी हो, कभी बिजनेस फेल भी हो तो कम से कम पर्सनल एसेट्स पर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए अपन ज्यादातर कंपनी बना करके ही बिजनेस करेंगे। तो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है? कंपनीज वैसे सामान्यतः, वैसे मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में, बस अभी आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट वर्ड मिलेगा, ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी होंगी उनके नाम में प्राइवेट शब्द नहीं मिलेगा, सिर्फ लिमिटेड मिलेगा लास्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए अभी जो एक्ट बना हुआ है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। और कोई भी एक्ट होगा तो उसमें सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि एक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेक्शन। इस एक्ट में ज्यादा सेक्शन नहीं है, इसमें टोटल 470 सेक्शंस, 470 सेक्शंस टोटल। नहीं, ऐसे उदास मत हो, सारे सेक्शन अपने सिलेबस में नहीं है। सीएमए इंटर में कितने होंगे? मुश्किल से 100, इससे ज्यादा नहीं। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर सेक्शन नंबर याद करने पड़ेंगे क्या? कुछ कभी कभी, वो मैं बता दूंगा आपको। और इस एक्ट के लास्ट में शेड्यूल्स और बना रखी, लिस्ट बना रखी कुछ, जैसे डेप्रिसिएशन की क्या रेट होगी, P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, डायरेक्टर्स को कितनी रेम्युनरेशन दे सकते हो, ऐसे शेड्यूल बनी हुई। 7 शेड्यूल हैं टोटल। कितने शेड्यूल हैं? 7। तो सेक्शन कितने? 470। शेड्यूल्स कितने? और ये एक्ट में भी चैप्टर बने, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ऐसे करते 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 बिल्कुल सही बताया आपने, 29 चैप्टर। नहीं, ये अपना सिलेबस में नहीं है इतना, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना नॉलेज लेने जा रहे हो। कंपनी लॉ पढ़ने के बाद सच में आप कंपनीज के बारे में बहुत अच्छा जानने लग जाओगे। तो अभी कंपनीज पर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट 2013।
इससे पहले कौन सा एक्ट था? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बहुत अच्छे लोग हो आप। और उस एक्ट का नाम था कंपनीज एक्ट 1956। ये 2013 में खत्म हो गया था। जब हमने सीएस किया था तब यही था। लेकिन इसमें कितने सेक्शंस थे बता देता हूं, अब तो कोई काम का तो है नहीं। इसमें 658 सेक्शंस थे। अब आपको थोड़ा तसल्ली मिली होगी कि चलो हम बच गए, हमें तो सिर्फ 470 पढ़ना, और वो भी 2 बार में आपके, कुछ सीएमए इंटर में और बाकी बचे हुए सीएमए फाइनल में। जबकि सीएस में पूरा कंपनी लॉ इंटर में ही है। अकेले कंपनी लॉ से रिलेटेड 3 सिलेबस, तो अपने यहां तो सीएमए में तो बहुत कम, मतलब ये मान लो आप ट्रेलर टाइप का ही है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक ठाक सा है, ज्यादा नहीं है। इससे पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था 1956 से पहले? ये चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, डोंट फिकर, नो चिंता। अभी कौन सा एक्ट है 2013, इससे पहले, उससे पहले एक्ट हुआ करता था। सही बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बताया आपने, 1913 ये अंग्रेजों का दौर था सर। तो ये एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ था, इसको डिलीट करके 56 में बनाया। फिर समय के साथ साथ बदलाव की जरूरत हर जगह होती है, फिर 2013 बना। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था वो शायद 1894 के आसपास का था। और उससे पहले जो कंपनीज एक्ट थे वो रीजन वाइज होते थे, क्योंकि पहले जो राजा की रियासत होती थी, जैसे राजस्थान में अलग अलग राजाओं का राज था, जयपुर आमेर हुआ करता था, मारवाड़ जोधपुर वाला एरिया है, मेवाड़ उदयपुर वाला एरिया है, बीकानेर भरतपुर, ऐसी ही रियासत थी। तो हर रियासत का एक राजा होता था और वो अपनी रियासत के खुद लॉ बनाता था, कितना टैक्स लगेगा, कैसे बिजनेस करेंगे, क्या रूल्स होंगे। तब सेंट्रलाइज लॉ नहीं होते थे। अब तो पूरे भारत में एक ही कंपनीज एक्ट है, चाहे कंपनी कर्नाटका में हो चाहे राजस्थान में हो, कंपनीज एक्ट पूरे भारत में एक है। ये धीरे धीरे करके लॉ का सेंट्रलाइजेशन हुआ। बहुत पुराने वक्त में चले तो रियासत वाइज कानून हुआ करते थे, हर राजा के अपने नियम होते थे, दूसरे राज्य में जाओगे अलग नियम होंगे। लेकिन 1947 के बाद लगभग लॉज को एक जैसा बना दिया। ये चीजें कभी एग्जाम में नहीं आएंगी, आप तो आज पे फोकस करो। आज कंपनीज एक्ट 2013 आपके सामने। अब सच सच बताओ, यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि कंपनी कहेंगे किसे, कंपनी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी, ये सब फीचर्स। कंपनी का मीनिंग, कोई भी एक्ट पढ़ना, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, पढ़ेंगे अपन सारे। किसी भी एक्ट के स्टार्टिंग के सेक्शंस में डेफिनेशन लिखी होती, जैसे सेक्शन 2 डेफिनेशन का ही होता है। तो कंपनी किसे कहेंगे ये खुद कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। और कंपनी उन्होंने पता क्या बोला कि कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है, या जो प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड थी, उन सभी को कंपनीज की डेफिनेशन मिलेगी। आज मैं अभी जून 2023 के डेटा बता रहा हूं, लगभग सर 13,50,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं पूरे भारत में। लगभग 13 लाख मान लो आप, 13 लाख कंपनी पूरे भारत में रजिस्टर्ड, पब्लिक प्राइवेट सब मिलाकर। तो ये सारी को 2013 के बाद में थोड़ी ना हुई, 2000 से 13 की भी पहली कंपनी है। क्या रिलायंस 2013 के बाद में आया है क्या? टाटा ग्रुप पहले था ही नहीं, बिरला ग्रुप पहले था ही नहीं क्या? तो लॉ ने क्या बोला कि जो नए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे वो भी कंपनी, और जो पुराने कंपनीज एक्ट थे 1956, 1913 या जो भी प्रीवियस कंपनी लॉ, उनमें भी जो रजिस्टर्ड हैं उनको हम कंपनी मान के चलेंगे। और एक पहचान बता देता हूं आपको, कंपनी के नाम का आखिरी अक्षर लिमिटेड मिलेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम का आखिरी अक्षर लिमिटेड हो तो समझ जाना ये कंपनी है, नहीं तो वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या सोल प्रोपराइटर हो सकती है।
कंपनी होने की एक ही पहचान है, लास्ट वर्ड क्या मिलेगा? लिमिटेड। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो आप, लास्ट वर्ड लिमिटेड है तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, लास्ट वर्ड लिमिटेड नहीं, कंपनी नहीं। जब तक कि आगे एक सेक्शन 8 और बताऊंगा, उससे पहले जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम का आखिरी अक्षर यदि लिमिटेड नहीं है तो वो कंपनी नहीं है। इतना याद रख लोगे? तो आइए आपको कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा देता हूं। व्हाट इज कंपनी? तो कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा? कंपनीज एक्ट 2000 और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएंगी। अब आप बोलोगे सर एग्जिस्टिंग कंपनी कौन सी? तो जो प्रीवियस कंपनीज लॉज में रजिस्टर्ड थी। अब प्रीवियस कंपनी लॉ कौन से थे? यदि कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्टिंग है तो प्रीवियस लॉ कौन से थे? 1956, 1913। वो जो कंपनीज एक्ट थे उनमें भी जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं उनको भी हम कंपनीज एक्ट में कवर करके चले। ये एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। हाँ, वैसे आम भाषा में किसी से पूछोगे तो कंपनी इज ए एसोसिएशन। भाई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के जब बिजनेस करते हैं कोई कॉमन पर्पज के लिए, उसको कंपनी कहते हैं। और कंपनी में जब आप बिजनेस करोगे तो हर व्यक्ति अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। अरे पार्टनरशिप फर्म में भी तो पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते ही हैं, तो कंपनी में भी तो आप अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे ना, उसको बोलते हैं शेयर्स। कंपनी का जो कैपिटल होता है वो किस में डिवाइडेड होता है? शेयर्स में डिवाइडेड। तो जो जितने ज्यादा शेयर खरीदेगा उतना पैसा कंपनी को देगा। और 1 शेयर 1 वोट होता है, क्योंकि कंपनी में जब डिसीजन लेंगे तो सारे जने बराबर वोटिंग नहीं रखते। जिसने बिजनेस में ज्यादा पैसे लगाए तो उसके पास ज्यादा वोट होंगे, क्योंकि जो भी फैसला लेंगे मेजोरिटी अप्रूवल के साथ। अरे आज रिलायंस में 25 लाख मेंबर हैं, कोई भी डिसीजन लेंगे सबकी मीटिंग होगी, सब वोट करेंगे ना। तो 25 लाख की मेजोरिटी मत देखना, किसके पास ज्यादा शेयर हैं वो लोग हाँ बोलते। अब अंबानी फैमिली है तो एक, लेकिन मेजोरिटी शेयर अकेलों के पास है, वो जो बोल देते हैं वो फाइनल है। नंबर में कम है वो, लेकिन उन्होंने शेयर्स ज्यादा खरीदे। किसी भी कंपनी पर आपको कंट्रोल चाहिए तो उस कंपनी के शेयर खरीद लो, चाहे आप नंबर में एक हो, आप 2 शेयर 5 शेयर 10 15 20 40 खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। जब आपके पास 50% से ज्यादा शेयर्स आ जाएंगे तो अब आप जो फैसला लेंगे वही फाइनल। जिसको चाहो डायरेक्टर बना दो, जिसको चाहो डायरेक्टर हटा दो। तो कंपनी में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर में भी जिनके पास मेजॉरिटी पावर, इसलिए जो ज्यादा पैसे वाला है वही शेयर खरीद सकता है, उसी के हिसाब से फिर कंपनी रन होगी। तो कंपनी का, इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी खुद पर्सन जरूर है, लेकिन पर्सन कौन सी है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि कंपनी को अपने, कंपनी का बैंक अकाउंट कंपनी के नाम से होगा, डायरेक्टर के नाम से नहीं। कंपनी कोई मशीन खरीदेगी तो बिल कंपनी के नाम से बनेगा, सर डायरेक्टर के नाम से। और यदि पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनर के नाम से ही सब कुछ डील होता। तो कंपनी खुद एक पर्सन है, कंपनी के मेंबर अलग पर्सन होंगे और कंपनी अलग पर्सन। ये कंपनी की फीचर्स। अब अपन देखो इसमें अलग अलग फीचर्स पढ़ेंगे, उसको विद एग्जांपल फिर आगे गो थ्रू करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, कॉमन सील है, ये सारे ये कंपनी की फीचर्स। ठीक है, तो आज ज्यादा नहीं पकाऊंगा, आज के लिए इतना ही। और कल यानी नेक्स्ट क्लास में अपन कंपनी की फीचर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।